हेलो गाइस, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। और आज की क्लास में करने वाले बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, आई होप सो आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो का जो टॉपिक था वो कवर कर लिया होगा। मैंने पहले बोला था रिवीजन कर कर ही क्लास में एंट्री करना, जिससे कि नया टॉपिक समझने में ईजी रहेगा, क्योंकि मैथ्स में सारी चीज़ें लिंक होती हैं। ठीक है, तो टॉपिक डालिए आज का। पहले तो डेट डाल लो आज की, ठीक है, क्योंकि जो नोट्स बना रहे हो आप डेट ज़रूर डालना और लेक्चर नंबर ज़रूर डालना, क्योंकि इन केस अगर बाद में आप रिवीजन के टाइम पे किसी चीज़ में अटकते हो तो आपको पूरा सर्च नहीं करना पड़ेगा, आप सिंपली उस लेक्चर नंबर पे जाकर देख सकते हो। और डेट इसलिए ताकि आपको लगेगा हाँ मैंने डेली कितनी कितनी पढ़ाई की है। ठीक है, चलो तो आज का जो टॉपिक है दैट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या चीज़ है, तो पहले अपने इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो स्टेटमेंट ये लिखिए, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, एक एक वर्ड पे ध्यान देना है, पॉजिटिव इंटीजर, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली पॉजिटिव इंटीजर। हम जीरो की बात नहीं कर रहे हैं, हम नेगेटिव इंटीजर की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टेकिंग ओनली पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी देयर आर, ठीक है, देयर आर वेरिएबल या देयर आर क्यू एंड आर, देयर आर टू नंबर्स। देखो बुक की रटी रटाई लैंग्वेज ना मेरे को याद है, ठीक है, ना मैंने देखा है उसको। तो देयर आर टू नंबर क्यू एंड आर, ऑलवेज वहां पे टू नंबर होंगे क्यू एंड आर, सच दैट A is equal to BQ plus R, where R is greater than equal to 0 and less than B। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है। ठीक है, ये आपको अभी याद नहीं करनी है, आपसे समझाऊंगा पूरा डिटेल में, लेकिन बुक में जो गिवन है वो आपको बताना जरूरी है। ठीक है, कि क्या होने वाला है आज की क्लास में। तो दे आर टू फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर ए और बी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, वहाँ पे टू नंबर क्यू और आर ऐसे मिलेंगे ही मिलेंगे। क्या चीज़ें बताते हैं अभी, कि जिसके अंदर आप ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज लेस देन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये लिख लिया होगा आपने। ठीक है, और इसको लिखने के बाद एक बार इसको भूल जाओ। ठीक है, इसको लिखने के बाद में आप इसको भूल जाओ कि क्या चीज़ है। अभी आपको पूरा डिटेल में समझाते हैं क्या होने वाला है। एग्जाम्पल करते हैं, इन एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने एक नंबर लिया, लास्ट क्लास में भी इंट्रो दिया था मैंने, उस टाइम पे बताया था, वही नंबर ले लेते हैं। चलो कोई नंबर ले लो, चलो मैंने लिया 42, मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, 5 8 जा 40, रिमाइंडर इज 2। ठीक है, अब इनको क्या क्या बोलते हैं लोग आप जानते होंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं डिवाइजर, डिविडेंड, ठीक है, क्यूसेंट, ठीक है, और ये आपका होता है रिमाइंडर। ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप, डिवाइजर होता है, डिविडेंड होता है, और आपका क्यूसेंट होता है, और आपका रिमाइंडर होता है। ठीक है, यहाँ पर इनको अपन नेम दे रहे हैं। ठीक है ना, क्या नेम दिया, इसका नाम दे दिया मैंने ए। ठीक है, समझो आराम से, अभी टेंशन नहीं लेना ये क्वेश्चन कैसा आता है, क्या चीज़ होगी, आप इसको समझो जो समझा रहा हूँ। बचपन से जो डिवाइड करते आ रहे उसी डिवाइड की बात कर रहा हूँ। बचपन से जो बोलते आते डिवाइजर, क्यूसेंट, रिमाइंडर और डिविडेंड जो बोलते हैं वही बोल रहे हैं, बट अब इनका थोड़ा नामकरण कर देते हैं यार, अच्छा नहीं लगता। ए हो आ ऐसे करके नहीं बोलते ना किसी को, ओ भाई इधर आ रहे, ऐसे तो बोलोगे नहीं, नाम रख दोगे, अच्छा लगेगा नाम। तो इसका नाम मैंने ए रख दिया, इसका नाम रख दिया मैंने बी। ठीक है, रिमाइंडर है तो आर से डिनोट करोगे, क्यूसेंट है तो क्यू से डिनोट करोगे। अब आप कहोगे सर इनको भी फिर तो डिवाइजर को डी से डिनोट कर देते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन क्या होता है, देखो बात ये है कि नाम अपनी मर्जी से नहीं रखा है मैंने। रिमाइंडर है इसलिए आर से रिप्रेजेंट करोगे इसको, क्यूसेंट है क्यू से रिप्रेजेंट करोगे। बात यहाँ आती है, आप कहोगे डिवाइजर को डी से कर लो ना सर, फिर तो डिविडेंड को डी से कर लो। तो यहाँ कन्फ्यूजन हो गया ना कि डी से किसको रिप्रेजेंट कर, इसलिए यहाँ पर इनका अलग अलग नाम रख दिया, इसको ए दे दिया, इसको बी दे दिया। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। अब आप मुझे बताइए कि इस 42 की वैल्यू क्या है। तो कहो सर 42 की वैल्यू, ये 5 8 जा हुआ था पहले तो। ठीक है भाई, 5 8 जा हुआ था। ठीक है, बोले सर कुछ 2 बचा, मतलब 2 रिमाइंडर है, तो क्या मैं अगर 2 को ऐड कर दूं इसमें
तो क्या वापस 42 नहीं मिल रहा? मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इसको ऐड कर दो, 5 8 जा 40 + 2 42। ठीक है, एक एग्जाम्पल से और समझते हैं, फिर अपना उस चीज़ के ऊपर आ जाएंगे। मैं एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ, 54। ठीक है, ठीक है, कितना बच गया? 6, 8 6 या 48, 6 बच गया। मैं कह रहा हूँ आपसे कि क्या मैं इस 54 को, जो ये वाला 54 है यानी A, दिस इज B, दिस इज Q, दिस इज R, ठीक है, क्या मैं 54 को 8 6 जा प्लस दिस 6 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो, 8 6 जा 48 + 6, ये पैटर्न बनता है। आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, इसको ऐड करते हो, ठीक है, तो आपको वापस ये नंबर मिल जाता है, क्योंकि इतनी कमी थी। अगर ये नंबर हम ऐड कर देंगे तो वापस ये मिल जाएगा। हो क्या रहा है, जो आपने अभी पढ़ा है उसकी अब स्टेटमेंट को एक एक करके समझते हैं। तो मुझे एक चीज़ बताइए, इस चीज़ को 42 = 5 × 8 + 2, ये आपको समझ में आया? तो मैं सिर्फ नाम रख रहा हूँ। 42 क्या था आपका? A, 5 क्या था? B, मल्टीप्लाई 8 क्या था? Q, + 2 क्या था? R। ऐसे यहाँ बात करते हैं, 54 क्या था? A, 8 क्या था? B, 6, ये 6 क्या था? R। तो आपको वो स्टेटमेंट समझ में आया, A = BQ + R। ये आधा है, क्योंकि कुछ बच्चों की हैबिट होती है बस A = BQ + R, A = BQ + R इतना ही याद कर लेते हैं, यूक्लिडियन लेमा हो गया, उनके लिए गलत है। क्यों? क्योंकि जो बाद वाली कंडीशन है ना, R < B > जो उसको समझना बहुत ज़रूरी है, और अगर वो आपको नहीं आएगा तो आप एक्सरसाइज जो आपकी 1.1 है उसके जो क्वेश्चन है, 1.1 मुझे भी याद नहीं है, ठीक है, जो उसके क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंट करो इसको, कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होता है 2q + 1 4q + 1 की फॉर्म में होता है, इसका स्क्वायर इस फॉर्म में होता है 3m। बहुत हॉट क्वेश्चन है वो CBSE का, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि अगर सिलेबस के अंदर 70% सिलेबस के अंदर अगर कट नहीं करते इसको, तो ये कंफर्म मान के चलो कि वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है, चाहे स्क्वायर से रिलेटेड है चाहे क्यूब से रिलेटेड आता है, पक्का आता ही आता है वो क्वेश्चन, ठीक है। उसके अंदर आप सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके काम नहीं चला सकते। जिस चीज़ को आप छोड़ देते हो वो है R < B > 0। वो क्या है आप समझाएंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि A = BQ + R, भाई B × Q BQ होता है, ठीक है। यानी आपको अभी उस यूक्लिड डिजन लीमा का हाफ पार्ट समझ में आ गया है कि A = BQ + R का मतलब क्या है। A मतलब यहाँ पर डिविडेंड हो गया, डिवाइजर क्यूसेंट को मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर ऐड करते हैं। तो कभी भी आप उसको बस इतना याद कर लो, A = BQ + R। अगर ये भी भूल गए तो नाम तो जरूर याद होना चाहिए भाई, इतने दोस्तों के नाम याद कर, इनका नाम याद कर लो, ये A होता है, ये B होता है, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, Q और R होता है ये। और एक एग्जाम्पल मन में कोई भी बैठा लेना करके, और उसका यूज करके आप आराम से इसको लिख पाओगे, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात एक छोटी सी इसके साथ साथ आ गई है, कुछ बच्चे हैं जिनको मैथ्स के अंदर हैबिट है, हम भी बचपन में थे, हमारी भी हैबिट थी कि फॉर्मूले को हम लिख के एक पेज पे लिख के हम याद करते थे। भूल जाओ, नहीं करना है, ठीक है। फॉर्मूले को पेज पे लिखने की नीड ही नहीं है। उसका एक सिंपल सा लॉजिक आपको मैं बता देता हूँ। पहले कोई भी फॉर्मूला आएगा, आप मुझे एक एग्जांपल बताओ। अगर आप किसी रास्ते से डेली जाते हो, किसी रास्ते से आप डेली जाते हो, सुबह जा रहे हो, दोपहर जा रहे हो, शाम जा रहे हो, आप मतलब आप जाते रहते हो उस रास्ते से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दिन रात को जाना पड़ गया आपको उस रास्ते से, ठीक है, और लाइट नहीं है, तो आप मुझे बताओ क्या आप ढूंढते हो उस रास्ते के अंदर, अरे यार इधर चलना था, इधर चलना था। अरे यार मैं कह रहा हूँ आप दोस्तों के साथ बात करते 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 वो रास्ता क्रॉस कर लोगे और अपने घर पहुँच जाओगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप सोच नहीं रहे हो उस चीज़ को। क्या हो रहा है कि आपके पैरों को रास्ता याद हो गया, सिंपल बात है, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ भी होगा मैथ्स में, हम जितनी भी आइडेंटिटी, क्योंकि पहली ही क्लास हो चुकी है, पहली बार आ रहा है इस तरह से, सेकंड क्लासेस से स्टार्टिंग बता देता हूँ कि अपना क्या फंडा रहने वाला है। जितनी भी आइडेंटिटी होंगी, जितनी भी फॉर्मूला होंगे, जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी, उन प्रॉपर्टी को हम क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम पे हर क्वेश्चन में लिखेंगे, ठीक है। अगर आप हर क्वेश्चन में लिखने की हैबिट डालोगे तो स्टार्टिंग में आपको लगेगा यार बार बार लिखना पड़ रहा है, लेकिन उसका एक बेनिफिट ये हो जाएगा, आपको मैथ्स का एक भी फॉर्मूला याद नहीं करने दूंगा मैं, टेंशन मत लेना, आपको पेज पर लिखने की नीड नहीं होगी। हर क्वेश्चन के अंदर आप उस आइडेंटिटी को लिखो, शुरुआत में देख के लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में आपको याद हो जाएगा, अपने आप याद होगा ऑटोमेटिकली। पेपर तक छोड़ो, जब आपको एक बार सिलेबस कंप्लीट होगा आपको सारे फॉर्मूला भी, सिलेबस कंप्लीट क्या बात कर रहा हूँ, किसी भी एक्सरसाइज का अगर आपने कुछ क्वेश्चन किए, 4-5 क्वेश्चन कर लिए, छठे क्वेश्चन में अपने आप फॉर्मूला टपक के आएगा, ठीक है। एक चीज़ ये है, क्रेडिट जरूर देना है
किसी भी फॉर्मूला को क्रेडिट जरूर दो, उसके अंदर लिख के मेंशन करो, ठीक है। तो आपको यूक्लिडियन लेमा का हाफ पार्ट समझ में आ गया, A = BQ + R। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये क्या बला है जो आपने एक चीज़ लिखवाई थी कि R <b > 0, क्या मतलब है इसका, ठीक है। इसका मतलब क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, समझते हैं इस चीज़ को इन्हीं एग्जाम्पल में, क्योंकि अब मेरा पूरा फोकस आ जाना चाहिए R और B पर, ठीक है। बाकी सब चीज़ों पर मेरा कोई फोकस नहीं है, क्योंकि बाकी मैं आपको बता चुका हूँ। तो अगर R और B पे आप फोकस कर रहे हो तो ज़रा ध्यान से देखना इस चीज़ को, इन्हीं एग्जाम्पल में समझ लेते हैं, फिर 1-2 एग्जाम्पल मैं और बताऊँगा, ठीक है। ये है 5, ये है 2, ये R की वैल्यू है, और मैंने बोला आपसे कि R की वैल्यू <b होती है। मैंने जो कंडीशन थी R <b > > 0, इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर रहा हूँ। पहला पार्ट तो मैंने इसका बनाया R < b, ये वाला पार्ट है। सेकंड पार्ट मैंने बनाया 0 < R या फिर R < 0, ठीक है। 2 पार्ट में ब्रेक किया। तो पहले अपन इस कंडीशन समझ लेते हैं, हाफ कंडीशन को। क्या हो रहा है कि R <b, b मतलब डिवाइजर, कि रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा डिवाइजर से कम होगी। देख लो, ये 2 आ रहा है, ये 5 है, ये 6 आ रहा है, 8 है। और आप कॉमन सेंस लगाओ, क्या कभी आज तक रिमाइंडर आप लोगों ने, मान लो सपोज आप किसी भी नंबर को किसी भी चीज़ से डिवाइड कर रहे हो, क्या रिमाइंडर की वैल्यू उस नंबर के इक्वल भी आई है आज तक? हाँ, उस नंबर के इक्वल भी आई है? नहीं आई है। एक एग्जांपल से समझते हैं इस चीज़ को, कि मान लीजिए आपको 30 को 5 से डिवाइड करना है, तो क्या आप ऐसे लिखते हो कभी भी 5 5 जा 25 और रिमाइंडर 5? आज तक छोड़ा है कभी ऐसे? नहीं ना, क्योंकि आपको पता है सर ये तो जा रहा है, एक बार और भाग जा रहा है, इसका एक बार और डिवाइड हो रहा है ये, ठीक है। जब एक बार और डिवाइड हो रहा है तो आप इसको ऐसे लिख के तो नहीं छोड़ोगे ना, आप क्या लिखोगे? 5 6 जा 30। कहने का मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू, रिमाइंडर की वैल्यू 0 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। रिमाइंडर की वैल्यू 0 कब होती है? जब कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है किसी भी नंबर को। मैं 49 को 7 से डिवाइड कर रहा हूँ, 7 7 जा 49, रिमाइंडर 0 बचेगा, ठीक है। मैं 40 को 8 से डिवाइड कर रहा हूँ, 8 5 जा 40, रिमाइंडर 0 बचेगा। मतलब रिमाइंडर 0 हो सकता है। क्यों हो सकता है? जब कंप्लीटली डिविजिबल हो गया तो रिमाइंडर 0 होगा। यानी कि अपन को एक चीज़ पता लग गई कि रिमाइंडर कैन बी 0 हो सकता है। कब? जब कंप्लीटली डिवाइड होगा। सेकेंड थिंग, एक एग्जाम्पल और पकड़ते हैं। इसी चीज़ को अगर मैं 32 कर दूँ तो 5 6 जा 30 करके रिमाइंडर 2 बचा, ठीक है। रिमाइंडर 0 से ग्रेटर आ सकता है? आ सकता है। क्या रिमाइंडर कभी नेगेटिव होता है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है रिमाइंडर नेगेटिव होना। आप ऐसा थोड़ा ना करोगे कि 5 7 जा 35 और रिमाइंडर इज -3, ऐसा तो नहीं करने वाले, ठीक है। तो रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। और पॉजिटिव कंडीशन को कैसे लिखा जाता है मैथ्स में? पॉजिटिव नंबर कौन सा? <0 वाले नंबर को पॉजिटिव बोला जाता है, ठीक है। इसका मतलब आप ये जानते हो कि रिमाइंडर की वैल्यू <0 होगी, हो सकती है। तो रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कब? जब कंप्लीटली डिवाइड हुआ। रिमाइंडर <0 होगा कब? जब कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ, ठीक है। 2 चीज़। तीसरी बात, एक बात और है इंपॉर्टेंट, कि इसकी वैल्यू, रिमाइंडर की वैल्यू का कभी 5 को क्रॉस कर सकती है? देखते हैं एक बार, क्या रिमाइंडर वैल्यू 5 को क्रॉस कर सकती है? तो 5 से बड़ा नंबर लाना है रिमाइंडर के अंदर, तो क्या मैं ऐसे करूँ? 5 5 जा 25 और 7 बच गया। हाँ देखो, रिमाइंडर बड़ा आ गया। ऐसा तो नहीं करते ना, क्योंकि हमें पता है अगर 7 आ रहा है मतलब अभी एक और डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो आप तो यही लिखोगे ना, 5 6 जा 30। तो रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा डिवाइजर से छोटी होगी। आप चाहे कोई एग्जांपल ले लो, आपने 15 लिया और आपने 4 से डिवाइड किया, तो आप ऐसा तो नहीं करोगे ना 4 2 जा 8, देखो सर रिमाइंडर की वैल्यू इससे ज़्यादा आ गई, ऐसा तो नहीं करेंगे, गलत डिवीजन हो गया। तो आप इसको क्या करोगे? 4 3 जा 12, ठीक है। यानी हमने क्या क्या सीखा अभी तक कि रिमाइंडर वैल्यू 0 हो सकती है, कंप्लीटली डिवाइड। रिमाइंडर पॉजिटिव हो सकता है, बिल्कुल रिमाइंडर पॉजिटिव निकल के आता है। थर्ड बात ये निकल के आ गई कि रिमाइंडर की वैल्यू कभी भी इसको क्रॉस भी नहीं करेगी, इससे बड़ी नहीं हो सकती, इसके इक्वल भी नहीं हो सकती, इसके इक्वल भी नहीं हो सकती। मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया, आप ऐसा नहीं करने वाले कभी भी कि 4 3 जा 12, 4 बच गया, ये भी नहीं करोगे, क्योंकि आप इसको 4 4 जा 16 करके 0 बना दोगे। यानी कि रिमाइंडर कभी भी b के इक्वल आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, ठीक है। तो जो जो कंडीशन आप लोगों ने पढ़ी उन सबको आप कंबाइन करते हैं, और कंबाइन करके आपका यूक्लिडियन लीमा बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, इसका बेसिक। तो फर्स्ट कंडीशन क्लियर है, 0 हो सकता है, कंप्लीटली डिवाइड हो, <0 अदर कंडीशन के अंदर, और रिमाइंडर की वैल्यू ऑलवेज डिवाइजर से छोटी होगी।
ठीक है, अब इन तीनों कंडीशन को मिक्स करते हैं। पहली बात, इन दोनों को मिक्स कर दो, फर्स्ट और सेकंड को। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ आर ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, दोनों चीज़ों को मिक्स कर दिया। ठीक है, इसको थोड़ा घुमा दो, आर ग्रेटर देन 0 है तो 0 लेस देन इक्वल टू आर है, तो यार मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पलट दिया। ठीक है, मुंह खुला हुआ आर की तरफ ही, अब भी मुंह खुला हुआ आर की तरफ, जिधर मुंह खुला होता है बड़ा होता है। ठीक है, एक चीज़, यानी फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करने पर ये बना। सेकंड, आर लेस देन बी, अब इन दोनों कंबाइन कर रहा हूँ, तो आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो ये था ही, और इन दोनों कंबाइन करने पे आर इज लेस देन बी। ठीक है, और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमें याद रखना है, तब तक हमने क्या पढ़ा है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होंगे। देखो एक चीज़ और आपके बुक में मेंशन है कि यूक्लिडियन लीमा सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर के लिए नहीं है, आप जीरो पे अप्लाई नहीं करोगे, पहली बात। ठीक है, क्यों? जीरो से आप डिवाइड नहीं करते किसी नंबर को। सेकेंड थिंग, ये जीरो नहीं हो सकता जिससे डिवाइड कर रहे हो। नेगेटिव इंटीजर के लिए एप्लीकेबल होती, बट हमारे एक लिमिटेशन कर दी है कि हम 10th में वो चीज़ स्टडी नहीं करेंगे, तो हम सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बात करेंगे, पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यूक्लिडियन लीमा का क्या सार निकल के आया कि दिस इज ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। हम जान गए ए को किसका नाम था, जिसको डिवाइड कर रहे हो, बी किसका नाम था, जिससे डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, आर क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया, क्यू क्वेशेंट हो गया, और एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यानी यूक्लिडियन लीमा का टोटल, अगर यूक्लिडियन लीमा आपको कहीं भी लिखनी है तो आप लिखोगे ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर, या वेयर मत लिखो, ऐसे डाक लिख दो, आर इज लेस देन, तो बी होगा, बी के लेस ही होगा, इक्वल नहीं लगाओगे यहाँ पे, ध्यान रखना, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कंप्लीट दो कंडीशन मिलके आपका बनता है यूक्लिड डिवीजन लीमा। ठीक है, सेकेंड थिंग, एक आता है एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी है, और ये यूक्लिड डिवीजन लीमा हो गया। तो एल्गोरिथम और लेमा के अंदर फ़र्क क्या है, पहले तो ये समझना चाहिए। तो एल्गोरिथम होता है वेल डिफाइंड स्टेप्स, यानी अगर आपको कोई प्रॉब्लम दी हुई है, ठीक है, उस प्रॉब्लम को आप सोल्व करने के लिए कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स यूज कर रहे हो, ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, और फिर ऐसा होगा, ये होता है। तो जो स्टेप यूज़ करते हो, आप लोगों ने देखा होगा कि कंप्यूटर के अंदर, जैसे अगर मान लो कोई कंप्यूटर किस टाइप की प्रॉब्लम सोल्व कर सकता है, तो हम सिर्फ डालते हैं, कैलकुलेटर हो गया, हम डालते हैं नंबर को, वो सोल्व करके आंसर देता है। क्या वो रैंडमली कर रहा है सोल्व? नहीं, वो रैंडमली सोल्व नहीं कर रहा है। कैलकुलेटर, कंप्यूटर या जो भी डिवाइस है कोई प्रॉब्लम सोल्व करने वाली है, या कोई मशीन है कोई प्रोडक्ट बनाती है, उसके अंदर जो प्रोग्राम फिट है वो वेल डिफाइंड स्टेप्स, ऐसा करना है, फिर ऐसा करना है, फिर ऐसा करना है, वो वेल डिफाइंड जो स्टेप्स होते हैं उनको बोलते हैं एल्गोरिथम। ठीक है, तो लिख लीजिए एक बार इस चीज़ को कि एल्गोरिथम क्या है, पूछ लेते हैं कभी कभी। ठीक है, वेल डिफाइंड स्टेप्स, टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, पर फिक्स कर रखा है, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। ठीक है, ये तो वेल डिफाइंड स्टेप्स हो गए। और लेमा क्या होती है? ये एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है, एक ऐसा स्टेटमेंट होता है, कोई स्टेप्स नहीं है, ओनली स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट बोल दिया, और प्रूवन है, आप उसको गलत भी नहीं कर सकते। दैट इज यूज्ड टू प्रूव अदर थिंग्स या अदर कंसेप्ट्स, जो भी होगा। ठीक है, बुक में देख लीजिए एक बार इस चीज़ को, लाइन क्या, पर्टिकुलर लाइन क्या लिखा हुआ है। तो एल्गोरिथम वेल डिफाइंड स्टेप्स हो गए, लेमा एक स्टेटमेंट है, प्रूवन स्टेटमेंट, आप उसको रॉन्ग नहीं कर सकते, और वो स्टेटमेंट किसी अदर स्टेटमेंट को प्रूव करने में काम आएगा। ठीक है, अदर स्टेटमेंट होगा यहाँ पे, समझ गए डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम लेमा। लेकिन यूक्लिडियन लेमा और यूक्लिडियन एल्गोरिथम इतना ज़्यादा कोरिलेटेड है कि लोग इसमें आपस में एक दूसरे में बोल देते हैं कि भाई यूक्लिडियन लेमा और भाई यूक्लिडियन एल्गोरिथम, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यानी एक जैसा ही मान लिया गया है दोनों चीज़ों को। ठीक है, अब आपको लिखना है नेक्स्ट टॉपिक एप्लीकेशन, क्योंकि एप्लीकेशन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन ऑफ दिस, और हमें पता भी होना चाहिए। तो यूक्लिडियन लीमा की हम पढ़ रहे हैं अब एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब होता है आप इसको कहाँ अप्लाई करने वाले हो, इसका यूज क्या है। आपने इतनी देर से हम पढ़े जा रहे हैं इस क्लास के अंदर कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस, बोले सर बचपन से पढ़ रहे हैं, फिर आपको एक एक चीज़ बताइए उसके अंदर, इसका यूज कहाँ है, यूज कहाँ करोगे, तो इसकी एप्लीकेशन कहाँ है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है टू फाइंड HCF। HCF फाइंड करने में काम आएगा, जो HCF आप बचपन से फाइंड कर रहे हो,
इस तरह से कर करके कोमा लगा लगा के इससे डिवाइड करो, इससे डिवाइड करो, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वही है वाला, उसको फाइंड करने में इसका यूज करने वाले हैं। और दूसरा आएगा टू शो या टू रिप्रेजेंट एनी पॉजिटिव, क्योंकि हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, एनी पॉजिटिव इंटीजर, ऑड इंटीजर, इवन इंटीजर, कैसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखेंगे, ठीक है। स्क्वायर ऑफ इंटीजर, स्क्वायर और क्यूब ऑफ इंटीजर, इनको रिप्रेजेंट करने में काम आएगा। जैसे आप लोगों ने बचपन से पढ़ा है कि कोई भी इवन नंबर 2m या 2x इसकी फॉर्म में होता है, क्योंकि इवन नंबर हमेशा 2 का मल्टीपल होगा, और कोई भी ओड नंबर हमेशा 2x+1 या 2m+1, या डिटेल में बाद में देखेंगे, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। वो भी आप यूक्लिड लेमा का यूज़ करके प्रूव करोगे। मतलब जो चीज़ आप बचपन से जानते थे अब उनका प्रूव करना स्टार्ट करना है। सीनियर क्लासेस का मतलब यही होता है कि जो चीज़ आप जानते हैं पहले सिखाई जाती है उन चीज़ों को, और बाद में उनका प्रूव भी करना आता है। जैसे 10th क्लास में आप लोगों ने देखोगे कि आप 7th क्लास से यूज़ करते आ रहे हो पाइथागोरस थ्योरम, यूज़ कर रहे हो 7th क्लास से, बट 10th क्लास में आके पहली बार हम उसका प्रूव करेंगे, ठीक है, कि आता कहाँ से है वो, समझ गए। तो अब इसका फर्स्ट डाल लो टॉपिक, नेक्स्ट हेडिंग डालो फाइंडिंग HCF यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम वर्ड क्यों यूज किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्टेप्स होंगे, वो स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, उसका स्टेप्स का फॉलो करके फिर हम फाइंडिंग करेंगे किसकी, HCF की, ठीक है। तो पहले तो एक बार जरा देख लेते हैं कि HCF होता क्या है। तो HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। इसी चैप्टर में आपको देखोगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज होने वाला है फाइंडिंग HCF LCM, इसी चैप्टर में बाद में सीखेंगे, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जैसे सपोज करो एक एग्जांपल लेते हैं, फाइंड HCF ऑफ 15 एंड 25। इस एग्जांपल को मैं आपको दोनों तरह से बताऊंगा, बेसिक मेथड से भी और फिर यूक्लिड में एल्गोरिथम का यूज करके भी, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ सही आ रहा है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कैसे फाइंड करते हैं इसको। तो देखो नाम ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर क्या क्या है इनके, तो 15 के जो फैक्टर होंगे, 1 इसका एक फैक्टर होता है, हम प्राइम फैक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, 3 इसका एक फैक्टर होता है, 3 से डिवाइड होता है ये, ठीक है। 5 इसका एक फैक्टर होता है, बिल्कुल होता है। 15 भी इसका एक फैक्टर होता है, ठीक है। उसका 25 के फैक्टर लिखो। देखो याद रखना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, एलसीएम का जो होता है ना फंडा, फुल फॉर्म के अंदर पीछे से चलना होता है, पहले फैक्टर निकालो फिर कॉमन निकालो फिर हाईएस्ट ढूंढो, ठीक है। तो पहले मैंने फैक्टर निकाल ली। इस 25 के फैक्टर की बात करें, 1 इसका फैक्टर है, 1 से डिवाइड हो जाता है, 5 इसका फैक्टर है और 25 इसका फैक्टर है, और किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो पहले हमने फैक्टर निकाला। अब कॉमन सर्च करो तो बोले कॉमन देखो 1 आ रहा है दोनों में, 5 आ रहा है दोनों में, तो कॉमन फैक्टर निकाल लिया हमने। और थर्ड थिंग है हाईएस्ट, तो इनमें हाईएस्ट है 5। तो आप देखोगे 15 और 25 का HCF की वैल्यू क्या होती है, 5, ठीक है। ये हाईएस्ट नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, इसके बाद ऐसा कोई नंबर नहीं जो दोनों को डिवाइड कर पाएगा। तो ये आपका मेथड हो गया जनरल मेथड, जिसका यूज करते हो आप, ठीक है। HCF 5 आ गया। अब हम इसके लिए यूज करने वाले हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का। तो पहले अपन देखते हैं कि पूरा डिटेल में करते कैसे, फिर क्वेश्चन अगर आ गया तो उसको कैसे कैसे लिखा जाएगा, वो बात की बात है। तो आप लिखो बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, या मेथड 2 डाल लो ओनली। क्या है पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक बता देता हूँ, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम स्टेप्स कैसे यूज होते हैं, फिर लिखना सिखाऊंगा। तो देखो पहली बात, इन दोनों में 15 और 25 का आपको क्या फाइंड करना है, HCF। इन दोनों में देखो डिवाइड करने वाला काम करेंगे, क्योंकि नाम क्या है, यूक्लिड डिवीजन, तो डिवीजन तो होगा। अब डिवीजन करना है तो क्या बड़े नंबर से छोटे को डिवाइड करोगे, नहीं ना, छोटे नंबर से ही बड़े को डिवाइड करोगे। तो मैं क्या करूंगा, इस 15 से 25 को डिवाइड करूंगा, ठीक है। हमेशा स्मॉलर नंबर से लार्जर नंबर को डिवाइड करोगे, ठीक है। करो 15 1 जा 15, रिमाइंडर इज 10, ठीक है। फर्दर डिवीजन होगा, कहोगे अब सर क्या, तो जो 10 आ गया इससे इस 15 को डिवाइड करो,
ठीक है, 10 1 जा 10, रिमाइंडर इज 5। फिर कंटिन्यू करो, ऐसे नहीं होगा, ये आपको बता रहा हूँ कि जनरेट कैसे होती है एल्गोरिथम के स्टेप्स कैसे बने हैं, ठीक है, पेपर में ऐसे नहीं करने वाले हैं, ठीक है। फिर देखो हो क्या रहा है, ये जो 15 था जो पहले डिवाइजर था, ध्यान रखना, अभी हम इन चीज़ों को, इस एग्जाम्पल को स्टेप्स बनाएंगे उससे, जो डिवाइजर था वो डिविडेंड बन जाता है नेक्स्ट स्टेप में, तो डिवाइजर 10 था वो डिविडेंड बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर, तो 5 2 जा 10, ठीक है। अब कहोगे सर ये डिवीजन कब तक चलेगा, तो डिवीजन जब तक चलेगा, जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक नंबर में जान बची है तब तक चलेगा। अब नंबर में कोई जान बची नहीं बची, आप खुद सोचो, मैंने बोला जो डिवाइजर होता है वो डिविडेंड बन जाता है, तो आपने सोचा सर ठीक है तो मैं 5 को डिविडेंड बना देता हूँ, तो क्या मुझे बताओ कि 0 से किसी नंबर को डिवाइड करते हो, नहीं करते हो ना, तो मतलब आपको यहाँ पे रुकना मजबूरी हो गया। तो जब तक है जान तब तक हम चले, और जाने जहाँ जाने जिगर, जब ये 0 आ जाता है, यानी जिस टाइम पर रिमाइंडर की वैल्यू 0 आएगी वहाँ पे आपको रुक जाना है, और उस मोमेंट पर जो डिवाइजर होता है उस मोमेंट पे, बाकी सबको भूल जाओ, उस स्टेप पे फोकस करना है, जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ गया उस मोमेंट पर जो डिवाइजर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको अभी टेंशन नहीं लेना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे, हम कैसे करेंगे, आप फिक्र मत करो। पहला क्वेश्चन है, इतना समझो क्या कर रहे हैं, यूज़ कैसे होगा वो मैं सिखाऊंगा, ठीक है। तो जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आएगा उस स्टेप में जो डिवाइजर होता है दैट इज़ योर HCF। कहोगे सर ये तो लंबा चौड़ी रामायण हो गई, भाई रामायण तो है, ठीक है, किस बात की, कहो सर HCF तो वैसे निकालना ईजी होता है, लेकिन यार कंप्यूटर को आप ऐसे तो नहीं बता दोगे ना, हाँ, कि पहले फैक्टर निकाल फिर कॉमन ढूंढ फिर ये कर, कुछ ना कुछ एल्गोरिथम तो दोगे उसको, कुछ स्टेप्स दोगे, तो वो स्टेप्स ये फॉलो करता है निकालने के लिए, ठीक है। तो HCF आएगा 5, आ रहा है, ठीक है। तो क्या सीखा हमने इसके अंदर, हमने ये सीखा पहला स्टेप, तो एल्गोरिथम का जो स्टेप 1 होगा वो होगा कि कंपेयर करना है दोनों को, ठीक है, मेंटली करना है, लिखने नहीं है स्टेप्स ये, ठीक है, कंपेयर करना है दोनों को, और कंपेयर करने पर जो स्मॉलर होगा, अपनी लैंग्वेज में लिख लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, स्मॉलर नंबर को तो बना दो डिवाइजर, और लार्जर नंबर ये बन जाएगा आपका डिविडेंड, ठीक है, बन जाएगा। उसके बाद क्या होगा, फिर आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। और हर बार क्या हो रहा है, हर बार ये हो रहा है, स्टेप 2 की बात करते हैं, तो स्टेप 2 में क्या हो रहा है, सुनो, जो रिमाइंडर है वो क्या बन रहा है, देखो रिमाइंडर 10 था, वो 10 रिमाइंडर क्या बन गया, वो डिवाइजर बन गया, और जो डिवाइजर था वो क्या बन गया, वो डिविडेंड बन गया, वो अंदर जाके बैठ गया, प्रमोशन हो गया उसका, ठीक है। नहीं समझ में आया होगा, पहली बार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी एग्जांपल करेंगे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया ना, डिवाइड करना है छोटे नंबर से बड़े को, रिमाइंडर आ गया, अब रिमाइंडर से डिवाइड करना है उस नंबर को, फिर रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर से डिवाइड करना है उस नंबर को, ये चीज़ है। और अब ये मेथड हम यूज़ नहीं करेंगे इस तरह से, बड़े प्यारे तरीके से मेथड को यूज़ करने वाले हैं। थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, 40% समझ में आ गया, मेरे लिए काफ़ी है, ठीक है। 30% 40%, तो देखो क्या हो रहा है। पहली चीज़ जो 25 था, तो क्वेश्चन अगर आ गया, देखो क्वेश्चन लिखो और मैं आपको प्रॉपर सॉल्यूशन कराता हूँ। फाइंड HCF ऑफ 15 and 25, ठीक है, बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो क्या लिखोगे, हेयर 15 इज लेस देन 25, छोटा नंबर आइडेंटिफाई कर लिया, फिर क्या लिखोगे, सॉल्यूशन चालू हो गया आपका। फिर लिखोगे बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा A इक्वल टू BQ प्लस R इज लेस देन B ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये लिखा। उसके बाद आ जाओ, इस 25 को लिखना है मुझे, A 25 को डिवाइड कर रहा हूँ, तो पहला स्टेप मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ क्या हो रहा है। इस 25 को 15 से डिवाइड करना है, 15 1 जा 15, रिमाइंडर इज 10, तो क्या मैं 25 को 15 मल्टीप्लाई 1 प्लस दिस 10 लिख सकते हैं, कर रहे हैं तो
ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। फिर हो रहा है प्रमोशन। कैसा प्रमोशन हो रहा है? 25 तो खत्म, क्योंकि आपको पता है नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ था, 15 यहाँ चला गया था, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या बन गया था? डिवाइजर, और डिवाइजर क्या बन गया था? डिविडेंड। तो मतलब क्या हो रहा है, ध्यान से देखो इस चीज़ को, एक एक शिफ्टिंग होगी इन दोनों की, ये आएगा इधर और ये पहुंच जाएगा इधर, ठीक है। कैसे? अब 15 को लिखना है आपको, तो 15 को कैसे लिख सकते हो? 10 1 जा 10, रिमाइंडर इज 5, ठीक है। 10 आ जाएगा इधर, तो देखो 15 इज इक्वल टू 10 1 जा, 15 इज इक्वल टू 10 1 जा प्लस 5। तो आप ध्यान से देखो तो क्या हुआ, ये होता है आपका ए बी क्यू आर, ठीक है। ये डिवाइजर था, डिवाइजर नेक्स्ट स्टेप में डिविडेंड बन जाता है, ये स्टेप्स चल रहे हैं। ये आपका जो रिमाइंडर है नेक्स्ट स्टेप में क्या बन गया, यहाँ पे आके ध्यान से देखो, ये 15 था वो क्या बन गया, यहाँ था डिवाइजर, ठीक है, बी, वहाँ के ए बन जाता है, चल रही वाली चीज़, ठीक है। और जो 10 था वो इधर आ गया। फिर चलो कब तक चलना है, मैंने कहा जब तक है जान, यानी सिंपल बात है, जब तक रिमाइंडर 0 ना है तब तक चलना है। क्या है? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, रिमाइंडर 0 है यहाँ पे? नहीं है। चलो आगे, क्या रिमाइंडर 0 है यहाँ पे? नहीं है। और चलो फिर प्रमोशन हुआ, 10 की शिफ्टिंग करो, इधर आ गया, 5 की शिफ्टिंग करो, इधर आ गया। अब ढूंढो, यानी कि इस 5 से डिवाइड करूँगा मैं इस 10 को, 5 2 जा 10 0, तो 10 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0, ठीक है। यहाँ पर रिमाइंडर आपका 0 आता है, रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया, इसका मतलब ये स्टेप में जो आपका डिवाइजर होता है, मैंने बताया था जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 होगा उस स्टेप में डिवाइजर ढूंढो क्या है। तो इस स्टेप में डिवाइजर 5 है, तो आपका HCF आएगा 5। आई थिंक 50% क्लियर हो गया होगा, 50% चलेगा मेरे लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन था बिल्कुल आपका ये इस तरीके से। तो क्या किया हमने, सुन लो, छोटा नंबर फाइंड करो, उस छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करो, और डिवाइड करने का तरीका वही है जैसे करते हो, तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिख दो, और फिर एक एक शिफ्टिंग कर दो, यानी जो डिवाइजर है वो अब डिविडेंड बन जाएगा, और जो रिमाइंडर है वो आपका क्या बन जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा। रिमाइंडर से आपको डिवाइड करना है अब, ठीक है। चलो तो एक बार इसको नोट कर लो, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपकी पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और अब मैं ये करके नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि आप भी नहीं करने वाले वो चीज़, वो बच्चों की तरह था, फर्स्ट क्वेश्चन में कर दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन से नहीं करेंगे। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 डालो, फाइंड HCF ऑफ 35 एंड 125, ठीक है। पहला काम, इस 125 तो पहले क्या लिखोगे आप सॉल्यूशन के अंदर, हेयर 35 इज लेस देन 125, यानी 35 से मुझे डिवाइड करना है सबसे पहले, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे अपन, बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेर आर इज लेस देन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब पूरा फोकस करके रखना, इस क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा, ठीक है। सारी चीज़ जो भी कन्फ्यूजन चल रहे हैं सब समझ में आएंगे। 125 को डिवाइड करना है, ठीक है, 125 को डिवाइड करना है 35 से, बाद में मेंटली होगा ये, ठीक है। 35 2 जा 70, 7 30 100, 105, 35 3 जा 105, ठीक है। रिमाइंडर बच गया आपका 0 2 20 0 रिमाइंडर। तो कैन आई राइट 125 एज 35 मल्टीप्लाई 3 प्लस 20, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी सबसे पहले हमने 125 के फॉर्मेट में लिख दिया, 125 इक्वल 35 मल्टीप्लाई 3 प्लस 20। फिर मैंने कहा था आप स्टार्टिंग के क्वेश्चन मार्किंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके नीचे मार्किंग करो, उसके नीचे मार्किंग करो, ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, यानी अब मुझे 35 को लिखना है किसकी फॉर्मेट में, इसके साथ में कुछ मल्टीप्लाई करूंगा। क्या मल्टीप्लाई करो आप खुद सोचो, 20 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ 35 लाने के लिए, तो आप कहोगे सर 20 को मल्टीप्लाई करो 1 से, 20 1 जा 20,
ठीक है, कितना बचा 15। बताओ बना कि नहीं बना ये। 35 3 105, 105 प्लस 20 125। इसका प्रमोशन इधर, इसका प्रमोशन इधर। ठीक है, ये स्टेप चल रहे हैं, कंप्यूटर कर रहा है कैलकुलेशन। फिर 35 को लिखो 20 की फॉर्मेट में, कुछ 20 से डिवाइड करना है आपको। तो आपने कहा 20 1 जा 20, 22 जा 40 ज़्यादा हो जाता है, तो 20 1 जा 20, रिमाइंडर कितना बचा। देखो ये तो आपके माइंड में चलना चाहिए। A इज इक्वल टू, ये है B, ये है Q, ये है R, ये है A, ये है B, ये है Q, ये है R। ठीक है, चाहो तो आप करके देख लो। 35 को अगर मैं 20 से डिवाइड करूँगा तो 20 1 जा 20, रिमाइंडर इज 15। तो 35 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 1 प्लस 15, वही लिखा है। क्या रिमाइंडर 0 आया? नहीं आया, तो अभी आगे चलेंगे। ठीक है, और आगे चलोगे तो 20 का प्रमोशन करो, 15 का प्रमोशन करो इधर इसकी जगह पे। ठीक है, क्यों चेंज होता रहता है हर बार। ठीक है, इसकी जगह करो। बताओ मैं 15 को किससे मल्टीप्लाई करो 20 आ जाओगे। 15 1 जा 15, बचा कितना 5। ठीक है, क्या किया हमने इस 20 को 15 से डिवाइड किया। 15 1 जा 15, 5 बचा। तो 20 इज इक्वल टू 15 1 जा 15 प्लस 5, ये आ गया। क्या यहाँ पे रिमाइंडर 0? हर बार चेकिंग हो रही है, हर बार चेक हो रहा है। आप एल्गोरिथम के स्टेप्स पढ़ना, बुक के अंदर वहाँ लिखा हुआ है, आपको हर बार चेक करना। इफ रिमाइंडर इक्वल टू 0 तो स्टॉप, इफ रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 डिवाइजर को बना दो डिविडेंड और रिमाइंडर बना दो डिवाइजर। ठीक है, अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है क्योंकि रिमाइंडर अभी 0 नहीं आया है। नहीं आया तो प्रमोशन करो, 15 को इधर लाओ और 5 को इधर लाओ। तो मैं 15 को इधर लेके आया, 5 को इधर लेके आया, यहाँ खाली रहता है और यहाँ कुछ आता है। ठीक है, ये फॉर्मेट चल रहा है कि इनकी शिफ्टिंग हो जाती है, ये जगह खाली रहती है और ये जगह खाली रहती है। करो तो 5 3 जा 15 और रिमाइंडर बचा 0। ठीक है, इस 15 को जब आप इस 5 से डिवाइड करोगे पूरा पूरा चला जाएगा। मैंने कहा था जिस स्टेप के अंदर, जिस स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 आ जाए, यहाँ पर रिमाइंडर 0 है, जिस स्टेप पे रिमाइंडर 0 आ जाएगा उस स्टेप का डिवाइजर B। ठीक है, ये है A B Q प्लस R। जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ रहा है उस स्टेप के जो डिवाइजर की वैल्यू होती है दैट इज योर HCF। दैट मीन्स HCF इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये प्रॉपर मेथड है। इस मेथड का यूज करके 2-3 क्वेश्चन करके देखना, आपकी बुक में एग्जाम्पल है। ठीक है, उसको करके देखना। एक्सरसाइज में क्वेश्चन है या फिर मैं आपको 1-2 क्वेश्चन दे देता हूँ करने के लिए। छोटे छोटे क्वेश्चन दे रहा हूँ, बड़े क्वेश्चन पे नहीं जा रहे हैं जिसको आप मेंटली सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है आज का एक्सरसाइज और कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर लिख देना इनका कि हमने कर लिया है। करने के बाद लिख देना, पहले कॉपी में कर लेना, नोट्स के अंदर ही सोल्व करना और फिर कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन की मेन हेडिंग है, फाइंड HCF ऑफ फर्स्ट, ले लो आप 25 एंड 85, सेकेंड 24 एंड 110, थर्ड ले लो 36 एंड 284। ठीक है, इन 3 क्वेश्चन का आपको HCF निकालना है विद फुल स्टेप्स। ठीक है, अभी भगना नहीं है। भगाने के लिए भी और एक चीज़ और है, अभी तो मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एक्सरसाइज क्वेश्चन अभी करवाऊंगा। तो आप इस चीज़ की टेंशन मत लेना कि ये चीज़ें सर कैसे याद होगी, क्या होगा, सब याद मैं करवा दूंगा। ठीक है, बिल्कुल फिक्र नहीं, तीनों का आंसर करना कॉपी के अंदर प्रॉपरली, और जो आपका आंसर है और कमेंट सेक्शन में लिख देना विद योर नेम। ठीक है, चलो एक अनाउंसमेंट और नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। अनाउंसमेंट सिंपल सा ये है कि आपके ऊपर जूम पे भी मैं क्लासेस लेने की प्लानिंग कर रहा हूँ, लेकिन वो होगा सिर्फ आपका टेस्ट। जैसे चैप्टर फिनिश होता है, चैप्टर फिनिश होने के बाद में वो बच्चे, देखो मैं उन बच्चों को बता रहा हूँ जो बच्चे अभी तक रुक के देख रहे हैं इस चीज़ को, कि जूम के ऊपर उन सीरियस बच्चे ही आएंगे। ठीक है, टाइम पास नहीं। तो एक तो मेरा नंबर है, ये नंबर आप लोग सेव कर लो, 8001242223 व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, इस नंबर को सेव कर लो। जैसे चैप्टर फिनिश होता है लास्ट के वीडियो में आपको एक टेस्ट सीरीज चालू होगी, टेस्ट चालू होगा, वो टेस्ट का सॉल्यूशन आपको करना है और फिर जूम पे क्लास लेके उस पूरा टेस्ट का एक्सप्लेनेशन होगा। तो जैसे जूम का जो लिंक होगा इसके स्टेटस पे शेयर किया जाएगा, तो आप नंबर सेव कर लेना मेरा ये। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर लिखना विद योर नेम।